हेलो बच्चों, आप सबने हाल ही में ऑल इंडिया फुल लेंथ टेस्ट 5 का टेस्ट दिया। आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा और आप सबको निश्चित ही पेपर से कुछ सीखने को भी मिला होगा। आइए बच्चों, देखते हैं आपके ऑल इंडिया फुल लेंथ टेस्ट 5 के सॉल्यूशंस केमिस्ट्री सेक्शन के। तो बच्चों, केमिस्ट्री सेक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट था। पहला क्वेश्चन 46 वाला ही पहला था, पेप्टाइजेशन। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग जानते होंगे पेप्टाइजेशन होता क्या। पेप्टाइजेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहां पर हम प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन में, यानी प्रेसिपिटेट से कोलाइडियल सॉल्यूशन में जाने का प्रोसेस बेटा पेप्टाइजेशन कहलाता था। अब यहां पर पूछ रहा है पेप्टाइजेशन डिनोट्स, तो ध्यान से देखिए बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड से कोई लेना देना नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है ब्रेकिंग एंड डिस्पर्जन इनटू कोलाइडियल स्टेट, यानी प्रेसिपिटेट को ब्रेक करना या डिस्पर्स करना, कोलाइडियल में कन्वर्ट करना, ब्रेक और डिस्पर्स करके। तो हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, बेटा स्टेबिलिटी की बात करी जाए और वो भी कार्बोकैटायन की करी जाए तो एक बात याद रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं, भैया कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बोकैटायन उनसे खुश रहेगा, यानी और स्टेबल होगा। अब आपको देखना है लीस्ट स्टेबल, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मोस्ट स्टेबल नहीं, आपको बताना था लीस्ट स्टेबल। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है C6H5CH2। बेटा यहां तो रेजोनेंस भी हो रहा होगा, 4 सिंगल डबल, और रेजोनेंस जो है वो आप सब जानते हैं बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे कार्बन आयन हो यार, रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब ये OCH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब ये बचा Cl और NO2 बेटा आंसर हो सकते हैं। तो Cl और NO2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कौन? अगर माइनस आई की स्ट्रेंथ देखें तो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और Cl कम है, और जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा उतना कम स्टेबिलिटी होगी। तो NO2 वाले केस में कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई नेचर ऑफ NO2 ग्रुप। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 2 हियर। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कह रहा है किसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है बेटा जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज की बात करें अगर हम लोग, ठीक। अब बेटा वाटर तो देखो, यहां पर वाटर में लोन पेयर है तो लिविस बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसे देखो अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और तुम ध्यान से अगर फोर्थ ऑप्शन देखो तो फोर्थ में वाटर भी है, ये भी लिविस बेस ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता। नाइट्रोजन ये भी लोन पेयर वाला नहीं। AlCl3 बिल्कुल लिविस बेस है बेटा, अल्मोनियम ने 3 बॉन्ड बनाए और 3 बॉन्ड बनाने के बाद अल्मोनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन आए, 2 की कमी। NO2 प्लस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम करते। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम कर सकता क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है, वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता बेटा। तो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सारे इलेक्ट्रोफाइल लिखे हुए हैं? तो देखिए ऐसा सेट सिर्फ थर्ड वाला है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हम लोग। कह रहा है कोई कंपाउंड X था तो उसकी सोडियम से कराई गई तो हाफ मोल H2 निकला तो Y बना, और Y की रिएक्शन NaOH और CO से कराई गई तो CH4 बना। अब इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में आपको डिटरमाइन करना है कि भैया यहाँ पे X क्या है, व्हाट इज X हियर। मेथेनोइक एसिड, अगर आप ध्यान से देखें मेथेनोइक एसिड मतलब CH3COH, सॉरी मिथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो HCOH होता, मैंने ये एथेनोइक एसिड का एग्जांपल लिया, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, तो ये वो इथेनोइक एसिड। अगर बेटा इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएं, इस एसिड पे सोडियम डालें तो क्या होगा बेटा, ये H+ हट जाएगा और बनेगा सोडियम सॉल्ट यानी CH3CO बनेगा।
और इस पे अगर हम वापस डालें NaOH और CO का मिक्सचर डालें, NaOH प्लस CO डालें, तो बेटा फाइनली क्या होगा, CH4 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बनेगा बेटा इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और सोडियम सॉल्ट पे जब NaOH और CO डालेंगे तो बेटा मीथेन गैस रिलीज होगी। और यही तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमें दिया था कि हम X क्या ले सकते हैं, तो बिल्कुल इथेनोइक एसिड से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सेकंड। व्हेन नॉर्मल हेक्सेन इज, तो बेटा 6 कार्बन की बात कर रहा है। ये हो गया 3 कार्बन, 4 5 6 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट कार्बन इस पास्ड ओवर Cr2O3 या Al2O3 पास करें उस पर, तो बेटा आप लोगों को मालूम है ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन लिखी हुई है ना। तो बेटा 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड आप सब जानते हैं बेटा बेंजीन होती। ठीक, तो बेंजीन यानी बेंजीन 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 आपको ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है ना। तो Cr2O3 Al2O3 पास करेंगे बेटा नॉर्मल में, तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड बेटा बेंजीन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन दी है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए बेटा। ये यहां पे ओजोनलिसिस के बाद वाला प्रोडक्ट दिया था आपको। 1 मिनट बच्चों, ये क्या हो गया। अब एक चीज यहां समझ में आ रही है, यहां लिखा है Zn, यानी ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस है। और तुम याद करो रिडक्टिव ओजोनलिसिस में प्रोडक्ट बनाते समय पाई बॉन्ड को तोड़ के हम O देते हैं। अब क्या बेटा उल्टा है, प्रोडक्ट आपको पहले दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये दिया हुआ C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा आपने O जोड़ा था, अब वापस अगर आपको सबस्ट्रेट पे या रिएक्टेंट में पहुंचना हो तो इस O को गायब कर दीजिए, O2 को हटा दीजिए और इस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को जोड़ दीजिए। तो बेटा ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा आ गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। चूंकि 2 वैलेंसी खाली हुई, कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। अब आप इसका नाम लिख लीजिए, क्या बचा बेटा। तो देखिए साइक्लोप्रोपीन है तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो तो आना ही आना है, और 3 कार्बन का है तो मेथ एथ प्रोप साइक्लोप्रोप वनीन। तो बेटा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए बच्चों 52 पर। एसिड की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन पहले तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराई। तो बेटा ये तो आपको दिख रहा होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो बेटा पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3। ये डिहाइड्रेशन के बाद तो एल्कीन बनती है, एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करता बेटा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। Br2, तो बेटा दोनों तरफ एक एक Br लग जाएगा, एक Br यहां लग गया और एक Br यहां लग गया, एल्कीन की ब्रोमिनेशन कराया बेटा। तो दोनों पाई बॉन्ड वाले एटम्स पर एक एक Br सब लग जाएगा। अब अगर बात करी जाए अल्कोहलिक KOH से कराई, पहले अल्कोहलिक KOH एक बेस है, एलिमिनेशन कराएगा, एक Br निकाल दो और एक H निकाल दो, ये वाला H और Br निकाल दो। तो बेटा देखो प्रोडक्ट क्या बना, ये कार्बन, यहाँ पे अभी एक Br रह गया और ये रह गया CH2। फिर रिएक्शन करा दी बेटा किससे, NaNH2, ये भी एक बेस है, ये रिलेशन कराएगा, फिर ये Br निकाल देगा, एक बगल वाला H निकाल देगा। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर ये हो गया बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर आपके गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन 4 पे है। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 4। ये दिया बेटा प्रोपीन। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। ठीक, 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। तो मेथ एथ प्रोप 1 ऑल मतलब एक कार्बन पे OH लगा दीजिए। तो बेटा यहां पर आप सिंपली देखो एल्कीन में वाटर का एडिशन हो रहा है, सिंपली देखो क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। ठीक, अब आप मुझे बता दो कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेट है
जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन के लिए। 4 सीक्वेंसेस आपको दिए हुए हैं, कह रहा है कि किसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो वाटर का एडिशन हो रहा है, तुम देखो OH वहां आके जुड़ रहा है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, और यहां पे आके H जुड़ा तभी पाई बॉन्ड टूटा। और बेटा अगर OH वहां जुड़े, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़े, तो बेटा इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, AMK रूल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो होता है। बेटा इससे पहले आपको याद भी होगा एल्कीन में वाटर जोड़ने के 3 तरीके हैं। एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता और रीअरेंजमेंट भी होता। एक होता ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक, क्या होता ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। और एक होता हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें लगता बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो अब आप बच्चों बता दो कौन सा आंसर सही होगा। तो B2H6 और H2O2 एंटी हाइड्रोबोरेशन के रिएजेंट्स हैं, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 3rd। 53rd के लिए बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd। चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर 56 पे। 1 ब्यूटीन, तो बेटा 4 कार्बन, इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओ। बेटा KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा यहां तो ये 3 कार्बन का ये एसिड बन गया और ये बन गया HCOH। आपको मालूम है फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है, डिसोसिएट हो जाता है CO2 + H2O में। तो फाइनली कह रहा है KMnO4 के ऑक्सीडेशन से 1 ब्यूटीन पे अगर KMnO4 डाला जाए तो क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं आपको। तो आप जरा ध्यान से देखो, एक तो ये 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन बगल में COH, 3 कार्बन का एसिड मतलब, और एक CO2। ऐसा आंसर बेटा आपके पास हो गया ऑप्शन 2nd। ठीक, चलिए भाई कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसमें, इजी सा क्वेश्चन था हमारा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 55 पर। K की यूनिट की बात कर रहा है। पहले तो K की तुम जनरल यूनिट देखो, जो K की जनरल यूनिट होती है उसका फॉर्मूला होता है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स। अब आपको मालूम है बेटा रेट इक्वेशन अगर दी हो तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर का सम होता वो ऑर्डर कहलाता। ऑर्डर n की वैल्यू हो गई बेटा 1 + 1 और ये वैल्यू हो गई 2। तो अगर यहाँ 2 रख दो तो ये हो गया मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकेंड इनवर्स। ऐसा आंसर प्यारे बच्चों मुझे तो 3rd दिख रहा है, क्या आपको 3rd दिख पा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए हैं हम लोग। आइडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कराई। आइडोफॉर्म मतलब CHI3 सिल्वर से कराई। तो बेटा बनता क्या क्या है, C2H2 बनता और AgI बनता कापड़। अब अगर बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को तो यहाँ 2 आ जाएगा कोफिशिएंट, यहाँ बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब हो गई बैलेंस। अच्छा, इसके 2 मोल से जब इसका 2 मोल लेते आइडोफॉर्म का CHI3 का, तो बेटा बताओ कितना मिलता। C2H2 का 1 मोल मिलता, मतलब 22,400 ml मिलता। 1 से कितना मिलेगा, 22,400/2। बेटा 0.1 मोल से कितना मिलेगा, 0.01 मोल से मिलेगा इंटू 0.01। फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए और भैया आसानी से सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आंसर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर करीब अप्रोक्सीमेटली 112 ml के करीब आएगा। 112 करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 2nd है। चलो भाई आंसर देते रहें तभी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 57, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल प्रोपोनेट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड मतलब बेटा इससे बनाना क्या है, इथाइल प्रोपोनेट। 8 बेटा एल्काइल एल्कोनेट, ईस्टर का वो बेटा नाम होता है, यानी ये ईस्टर बनाना है, तो यानी OC+O ये कंपाउंड बनाना है बेटा। इथाइल, छोटे वाले पार्ट को एल्किल लिखते हैं तो छोटा वाला पार्ट इथाइल है, बड़ा वाले पार्ट को प्रोपोनेट लिखा मतलब मेथ 8 प्रोप 3 कार्बन, तो ये बनाना है बेटा।
अब कह रहा है इसकी रिएक्शन सिल्वर एसिटेट से करा दें। अगर देखो सिल्वर एसिटेट से कराओगे तो ये हुआ सिल्वर एसिटेट, ये हुआ सिल्वर एसिटेट। बिल्कुल अगर आप सिल्वर एसिटेट से रिएक्शन कराओगे तो बेटा इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर एसिटेट डालोगे तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है, आपको इथाइल प्रोपोनेट मिल जाएगा, है ना, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा बेटा। ठीक, तो बना सकते हैं सिल्वर एसिटेट से। सिल्वर एसिटेट हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया था, पहले ही हमने ट्राई किया, हो गया। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट। नहीं सॉरी, फर्स्ट क्यों होगा यार, एसिटेट क्यों? सिल्वर प्रोपोनेट से बना सकते हैं ना बेटा, प्रोपोनेट से बना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन फोर्थ होगा बेटा, फर्स्ट फोर्थ होगा, फोर्थ भी द करेक्ट वन। ठीक, अरे भैया इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल प्रोपोनेट बनाना था तो बेटा उसके लिए सिल्वर प्रोपोनेट लेना पड़ेगा ना, एसिटेट थोड़ी लेना पड़ेगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर फॉर 57 विल बी ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 58 पे आओ बेटा। 3/4 पूरा होना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वैसे फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, फॉर्मूला होता 2.303/T log ऑफ A/A-x। जब उसने बोला 3/4 कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब है कि इनिशियल का 3/4 कंप्लीट हो गया, मतलब 3/4 प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पे 3/4A रखो तो देखो log ऑफ A/A-3/4A। तो बेटा सॉल्व करोगे तो ये मुझे लगता है फाइनली सिर्फ 4 आ जाएगा, यहां पे पूरा यहां 4 आ गया। 3/4 कंप्लीट होना मतलब 3/4 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदल जाना, मतलब या ऐसे कहो 1/4 बचना, ऐसे कहो। तो जब 3/4 कंप्लीट हो गया, x इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो 3/4 हो गया इनिशियल का, तो बेटा सॉल्व करने पे log 4 आ जाएगा और ऐसा आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 59, कौन अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नॉट, यानी कौन सी बात अल्कोहल के बारे में इनकरेक्ट है, सीधा सीधा पूछा जाए तो। लोअर मेंबर्स है प्लेजेंट स्मेल, बिल्कुल सही बात है। बर्निंग टेस्ट, वाइल हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस, ये तो बात सही है। लोअर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, 59 में कह रहा है लोअर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल, जबकि देखा क्या गया उल्टा, लोअर मेंबर्स सॉल्युबल होते हैं, लोअर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो गलत बात कह रहा है बेटा। तो गलत ही बात हमसे पूछी थी, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 60, विच एल्कोहल इज, बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कोहल की रिएक्शन अगर कभी एसिड से कराई जाए तो बेटा इसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता था, कहने का मतलब था R पे पॉजिटिव आता था। तो बेटा इस रिएक्शन का रेट देखने के लिए कार्बोकटायन की हम लोग स्टेबिलिटी देखते थे, रेट ज्यादा होने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन भी ज्यादा होना चाहिए। अब तुम देख लो बेटा कहां पर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बस इतना ही देखना बचा है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देख लो, जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर रेट सबसे ज्यादा होगा। पर सवाल ने पूछा लीस्ट रिएक्टिव, तो अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाना है तुम्हें। अब देखो CN सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कार्बोकटायन लेस स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो CN मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस केस में कार्बोकटायन लीस्ट स्टेबल होगा, और लीस्ट स्टेबल होगा तो हम कहेंगे इसकी रिएक्टिविटी भी अल्कोहल के साथ सबसे कम होगी। करेक्ट आंसर भी बेटा ऑप्शन थर्ड। तो 60 के लिए भी हमारा ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 61, नंबर ऑफ SOS एंड OH लिंक्स इन H2S2O7। तो पहले तो भैया बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, चलो बना लेते हैं H2S2O7 का। वैसे H2S2O8 तुमको याद होगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता जिसमें परऑक्साइड लिंकेज भी होता है। तो कितने SOS बॉन्ड है, तो एक SOS बॉन्ड तो ये हो गया, और कितने OH है, OH का एक ये है, तो बेटा OH के 2 हो गए, तो SOS का 1 हो गया और OH के 2 हो गए। तो 61 सेकेंड विल बी द आंसर। इजी सा क्वेश्चन। अरे यार सीधी सीधी बात है, H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, उससे एक ऑक्सीजन कम कर दो, वो तो फेमस स्ट्रक्चर है, तुम्हें याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर दाओ भैया, 62 पर आ गए प्यारे बच्चों हम लोग। ओ पे लोन पेयर मैकेनिज्म से सॉल्व कर लो यार। तो O का जो लोन पेयर है वो H+ पे जाएगा, ना समझ में आए तो छोटा वाला पार्ट
छोटे वाले पार्ट पे I माइनस अटैक करेगा, छोटे वाले पार्ट को लेके I माइनस निकलेगा, तो ये हो गया 2 कार्बन को लेके I माइनस निकलेगा, और जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है बेटा उसमें लग जाएगा OH, वाले पार्ट में H आ जाएगा। ये ट्रिक है, डायरेक्टली बना सकते हो। तो छोटे वाले पार्ट को लेकर I माइनस निकलेगा, देखो छोटे वाले पार्ट को लेकर I माइनस निकला, बड़ा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, आंसर विल बी सेकंड। एग्जाम में सवाल भी तो जल्दी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 63, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 प्लस हाफ O2 मिलकर SO3 बनता बेटा, इस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ आर्सेनिक आर रिमूव्ड बाय, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हम लोग कैसे रिमूव करते हैं बेटा? आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं FeOH होल थ्राइस के थ्रू। सेकंड याद है तो बेटा आंसर हो गया होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। अच्छा, पहली रिएक्शन दी तुम्हें ये तुम्हें दूसरी दी रिएक्शन। इन गिवन रिएक्शंस की मदद से तुमसे कहा गया कि बेटा थर्ड वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। ये कोई थर्ड वाली रिएक्शन है, ये कोई थर्ड वाली रिएक्शन है। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट यहां भी लेफ्ट साइड, यहां भी लेफ्ट साइड, कार्बन यहां भी लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट, CO यहां भी लेफ्ट, यहां भी लेफ्ट, 2CO यहां भी लेफ्ट। तो तुम ध्यान से देखो तो थर्ड रिएक्शन जो है वो पहले और दोनों का समेशन है। तो बेटा किसी रिएक्शन को ऐड करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 और दूसरे वाले का Kp2 मल्टीप्लाई करो, Kp1 की वैल्यू 2 दी, Kp2 की वैल्यू 6 दी, तो मतलब तीसरे वाले का 12 आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 12 देख लो कौन से आंसर में दिया यार, थर्ड में दिया था, तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है बेटा? पैरामैग्नेटिक होने के लिए आपको मालूम है कि क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक होने के लिए अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होने के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक? ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पैरामैग्नेटिक होने के लिए। चलो भाई बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देखो बेटा टोटल, अगर आप वैलेंसी देख लो, वैलेंस वाले देखो तो क्लोरीन के वैलेंस में 7, एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 7, तो 3 वैलेंस 21, यहाँ 28। तो बेटा इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस सेल में, और जिसके पास अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बेटा डायामैग्नेटिक हुआ ना, और अगर वो डाया है तो पक्का है कि पैरा नहीं है, पहला ही आंसर हो गया बेटा, फर्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा स्मार्टली भी सवाल लगाया करो भैया, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ ये आंसर है, इतना अच्छे से सवाल करो कि बस जो आंसर लगा दो बस यही हमारा जो हमने लगाया वही सही है। पहले तो देखो रिएक्शन पढ़ो, रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड यानी BCl3 का रिडक्शन कराना H2 की मदद से। तो बेटा बनेगा क्या? बोरॉन और HCl बनेगा। अब इस रिएक्शन को पहले कर लिया जाए बैलेंस बेटा, ये तुमने बैलेंस कर लिया, तो कह रहा है 21.6 ग्राम बोरॉन बनाना अगर हो तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2, कितना H2 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? तो बेटा तुम देखो बोरॉन के एक एटम का मास 10.8 दिया है, तो यानी साफ साफ पता चल रहा है 2 × 10.8, एक मोल का मास 10.8 और 2 मोल का 2 × 10.8 मोल बनाने के लिए 3 मोल चाहिए, यानी 3 × 22.4 लीटर H2 चाहिए। तो बेटा 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए? 3 × 22.4 अपॉन 2 × 10.8। हमसे पूछा 21.6 के लिए, तो 21.6 मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 22.4 अपॉन 2 × 10.8 × 21.6, इतने लीटर चाहिए। यहां से भैया सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा? मुझे लगता है 4th आएगा सॉल्व करने पर, अराउंड 67.2 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 67, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स दिया, डेल्टा वी पूछा गया। अरे यार, पर एक्यूरेट अप टू, बेटा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको याद होगा, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, मैंने सारा करा रखा है, अच्छे से देखिए। मैंने जितना आपको नीट में आना है वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देख ली। तो डेल्टा वी मतलब इतना % वेलोसिटी का इंटू 300। तो बेटा यहां से डेल्टा वी इतने % मतलब अपॉन इतना इंटू 100, यानी ये 3 हो गया। अब आपको डेल्टा एक्स निकालना, तो बचा क्या यार? डेल्टा एक्स और डेल्टा वी वाला रिलेशन लगा लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू H अपॉन 4πm।
यहां से डेल्टा वी तुम्हें मालूम पड़ चुका है, डेल्टा एक्स तुम निकाल लोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 67 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा भाई, लास्ट में डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीटर में ही आएगी, ऑब्वियसली थर्ड आ जाएगा बेटा सॉल्व करने पे, सिर्फ सॉल्व करना बचता है इसके बाद। तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई 68, मुझे लगता है सभी को मालूम होगा यार, ये तो फर्स्ट सही है, बाकी सभी गलत दिए हैं। CO2 की ज्योमेट्री सेम है। अच्छा, किससे सेम है CO2 की ज्योमेट्री? बेटा तुम अगर HgCl2 देखो तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, C2H2 देखो यहां भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, यानी दोनों की ज्योमेट्री बेटा लीनियर हो गई एक तरीके से। sp में ज्योमेट्री का कोई लोचा ही नहीं था, लीनियर थी, तो CO2 की भी लीनियर है भाई। देखो ना CO2 ऐसा होता, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो CO2 की ज्योमेट्री है वही HgCl2 की है। SnCl4 हो नहीं सकता यार, टेट्राहेड्रल है। NO2 भी नहीं हो सकता। तो बेटा आंसर A और D है, A और D यानी थर्ड विल बी द आंसर। सो करेक्ट आंसर फॉर 69 विल बी थर्ड। 70 विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यार? देखो हमको तो देखने ही से पता चल रहा है भैया, CH4 में 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो बेटा 4 कोई लोन पेयर ना हो। पहली बात देखो, जब 0 लोन पेयर हो तो याद रखो जो ज्योमेट्री वही सेफ, यानी सेफ तो टेट्राहेड्रल हो गया। SeF4 4 सिग्मा हो गए, जितने सेंट्रल एटम के पड़ोसी होते हैं उतने सिग्मा होते हैं। Se6 ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 पेयर, मतलब sp3d एक लोन पेयर के साथ। प्यारे बच्चों ऐसी ये कहानी होगी। लोन पेयर इक्विटोरियल पे जाता है, यहां लोन पेयर चला गया बेटा, 4 फ्लोरीन लगा दो, तो बेटा ये तो सीसॉ शेप हुआ। यहां ये बात याद रखना, अगर ज्योमेट्री पूछता तो आप ट्राइगोनल बाइपिरामिड बोलते हैं, ज्योमेट्री को लोन पेयर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री वही रहती है जो बिना लोन पेयर वाली रहती। तो यार ये सीसॉ है, ये टेट्राहेड्रल है, कह रहे हैं सेम शेप, कैसे सेम है यार? रॉन्ग, यही रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 4। अच्छा, पार्शियल प्रेशर होता टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन, तो 3 मोल हीलियम द पार्शियल प्रेशर। A mixture of helium and contains 3 mole of helium for every 2 mole of argon। तो देखो मतलब कि अगर आर्गन का देखा जाए तो 2/5 हो गया, आर्गन के मोल 2, तो पार्शियल प्रेशर कितना आया आर्गन का? पार्शियल प्रेशर अपॉन P2 की वैल्यू आ गई 2/5 टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर आई, तो 2/5 ऑफ टोटल प्रेशर। ऐसा आंसर बेटा थर्ड दिया है आपको। डाल्टन्स लॉ पर बेस्ड सवाल था। एंट्रोपी बेटा, फिजिकल चेंजेस में एंट्रोपी निकालना हो, डेल्टा S एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बराबर होता डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। डेल्टा H वेपराइजेशन दिया 9710, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया, केल्विन में चेंज करोगे 373, डिवाइड कर दो भैया, क्या आंसर आएगा? मुझे लगता है सॉल्व करने पर 26 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, ऐसा आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हम लोग बच्चों। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल बनाना, और उस सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट से, तो यानी N2 की स्टैंडर्ड स्टेट नाइट्रोजन की N2 और O2 की गैस, तो हाफ N2 प्लस O2 गैस। इसके लिए दिया हुआ है 8 किलो कैलोरी दिया हुआ। N2O4 की बात करें बेटा, यहां पर N2O4 होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में N2 लिखा है पर यहां पर N2O4 होना चाहिए। अब देखो भैया N2O4 के लिए कितना दिया, तो ये देखो N2 नाइट्रोजन से बनाओगे तो N2 ऑक्सीजन से बनाओगे, 1 मोल बनाना है, फॉर्मेशन में एक ही बनाना होता है 2। इसका डेल्टा H कितना दिया 2। पूछा हीट ऑफ डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब जब 2 यूनिट जुड़े, इस रिएक्शन की निकालनी बेटा, 2NO2 से N2O4 पे कन्वर्ट होने वाले इस रिएक्शन पे आपको फोकस करना। तो बेटा देखो ये रिएक्शन आपको मिलेगी कैसे, ये आपको देखना है।
सेकेंड इक्वेशन लो और उसमें फर्स्ट सपरेट करो पर 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा, और आई होप आपको ऑब्जर्व करना आता होगा। तो बस सेकेंड आपने लिया, सेकेंड का डेल्टा एच दिया था 2, फर्स्ट वाले का डेल्टा एच दिया था बेटा कितना 8, और उसमें कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 - 16 मतलब -14 का राउंड आंसर आएगा। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन 4। जो जो ऑपरेशनल इक्वेशन पे लगाए वही वही डेल्टा एच पे लगा दो, खत्म। अच्छा, इक्विलिब्रियम का सवाल है। PCl5 का अमाउंट बताना है। ए मोल मान ले, शुरुआत में 0 मान ले, 0 मान ले, 0.1 Cl2 बनाना है, तो इसका मतलब ये भी 0.1 बचेगा, तो ए से 0.1 निकले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो 0.1 अपॉन वॉल्यूम 1, मोल अपॉन वॉल्यूम 1, ये कितना हो गया a - 0.1 अपॉन वॉल्यूम 1। ठीक, ये हो गया। वॉल्यूम 1 लीटर ही दिया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 1 से डिवाइड भी करोगे कुछ आएगा नहीं। केसी देखो दे रखा है 0.0414, ये केसी दे रखा है, तो बेटा यहां से इनिशियल अमाउंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉल्व कर लोगे बेटा ए की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 0.34 के राउंड। 0.1 मोल Cl2 प्राप्त करना है तो इनिशियल अमाउंट PCl5 का अराउंड 0.34 होना चाहिए। ऐसा आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। 75 पीएच पर आ गए बच्चों हम लोग। अच्छा, पीएच पर आ गए हैं। पहले तो बेटा H+ निकालो, एसिटिक एसिड वीक एसिड है भाई। पीएच के लिए H+ तो चाहिए ही, और वीक एसिड के लिए वीक मोनोबेसिक एसिड है तो C अल्फा 0.01, अल्फा दिया 12.5% मतलब 12.5 अपॉन 100। यहां से भैया सॉल्व कर लो। जब यहां से सॉल्व करोगे तो देखो ये हो गया अराउंड 1.25 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो जो पीएच आएगा माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। एक बात तो तय है कि पीएच पावर में है, वो आगे आएगा लॉग लोगे तो 3 माइनस समथिंग, 3 से बेटा कुछ कम आएगी। 3 से कम एक ही आंसर दिया है, थोड़ा स्मार्ट बनना है यार, क्या जरूरत है एग्जैक्ट आंसर निकालो, कसम थोड़ी खिलाई किसी ने। 4 नंबर पक्के करो, 3 से कुछ कम आएगी, 3 से कम वाला एक ही आंसर है, थर्ड विद आंसर। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 में प्रेस्टेशन की बात कर रहा है। प्रेस्टेशन का मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए KIP बड़ा हो यार KSP से, और ऐसे क्वेश्चन से बेटा KSP गिवन होता है, तुम्हें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है KIP। KIP कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बात समझो, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया, ऐसा क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके। जब इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करते तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती। अब दोनों का इक्वल वॉल्यूम किया है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल देते हैं, तो 10⁻⁻4 इंटू मोल हो गए, पर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी क्योंकि V + V। ऐसे ही 10⁻⁻4 इंटू V अपॉन 2V। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा ये 2.5 इंटू 10⁻⁹। अब ध्यान से देखो बेटा, KSP 10⁻10 के ऑर्डर का था तो KIP बड़ा हो गया, और KIP अगर बड़ा हो गया तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सारे ऑप्शन वैसे चेक करने पड़ते हैं, खुशकिस्मत हो तुम पहले ही में सही हो गया। फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट में सही हो गया तो यार हम लोग स्मार्ट लोग हैं, क्यों चेक करेंगे, सारे ऑप्शन दोबारा बार बार लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन था। एक कंपाउंड है, देखो पहली बात तो इसमें है क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 77 अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ताकि आपको कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन मिले आपको दिक्कत ना हो। बेटा थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मिलते हैं। ए था, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -N थी, उसको ऑक्सीडाइज किया Cr2O7 -2 ने। तो यार सीधी सीधी बात है, जो भी दो लोग रिएक्ट करते हैं उनके मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ए बराबर MEQ ऑफ ये डाइक्रोमेट आयन, ठीक, बराबर कर दो अपना, ठीक। अब देखो ए के बारे में डाटा क्या दिया है, इतना मोल K2Cr2O7 का दिया है, तो यार मोल दिया हो तो मिली इक्विवेलेंट्स मोल इंटू एन फैक्टर लगाओ, या इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो मोल इंटू एन फैक्टर लगा दो मिली इक्विवेलेंट्स के लिए, तो 1.68 इंटू 10⁻³
पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम है बेटा, यहाँ Cr+6 में होता है, +3 में रिड्यूस होता है, तो 2 Cr टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते तो एन फैक्टर तो 6 आता। अब देखो कहीं तुम्हें ए के मोल भी दिए हैं, कितने दिए हैं 3.26 इंटू 10⁻³ अब ध्यान से समझो भैया, -n थे, ठीक। अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, तुम्हें को ध्यान समझना, पहले -n पे था और फाइनली द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी। तो मान लो पहले कुछ -n पे था और मान लो अगर इसने x इलेक्ट्रॉन लूज किए तो टोटल चार्ज हो जाएगा, इधर देखो -n + x, है ना। अब n फैक्टर जो होता बेटा वो फाइनली होता चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल, यानी फाइनल चार्ज हुआ x - n + x -(-n). यहां से सॉल्व कर लोगे बेटा तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा x + n, x + n का टर्म बचेगा, ठीक। यहां से x + n का टर्म बचेगा, तो जो बेटा x की वैल्यू आई, x की वैल्यू जब पूरा सॉल्व करोगे तो बेटा x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 - n, और 3 - n ऐसा ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ, सेकंड विल बी द आंसर, ठीक। सीधे सीधे आपको इक्विवेलेंट्स बराबर करने थे, बस खत्म, और कुछ नहीं करना था। H2O2 कौन नहीं देगा बेटा? जिनमें परऑक्साइड लिंकेज होता था वो लोग H2O2 देते थे। ये परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 दे है, परऑक्सी लिंकेज HNO4 है, HClO4 में बेटा कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है। HClO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तुम, ऐसा बनेगा ना, यहां कौन सा परऑक्सी लिंकेज है यार, तो ये नहीं देगा, यही पूछा है, फर्स्ट होगा हमारा आंसर। 79 ओनली वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर्म्स। 79 कौन सा एलिमेंट का सिर्फ एक ग्रुप 6 का मात्र एक एलिमेंट फॉर्म करता। एलिमेंट का नाम भी जानते होगे तुम लोग, क्रोमियम है। अच्छा ग्रुप 7, 8, 9 तो बनाता ही नहीं था, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। एट्टी अंडर हाइड्रोलिटिक कंपाउंड्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड फॉर चेन टर्मिनेशन के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं बेटा? ये आपको पता होगा, अगर याद होगा तो आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा कि बेटा लीनियर पॉलीमर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते, और तीनों अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हो तब इसको चेन टर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते। सेकंड विल बी द आंसर। एमीन को बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो यहां देखो लोन पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल अवेलेबल है क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन का लफड़ा नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो बेटा थर्ड की होगी। सेकंड में आओ, देखो बेटा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, घूम रहा है, घूमने से फुर्सत ही नहीं है ना। तो थर्ड के बाद फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, सेकंड विल बी द आंसर 81 का। बताओ भाई, बताते जाओ, तुम्हारे आंसर आ रहे हैं क्या? नंबर पे आओ बेटा। HCHO प्लस HCl के मिक्सचर से रिएक्शन कराई तो यहां तो बेंजीन और एक लग जाएगा CH2Cl। बेटा एल्किल क्लोराइड की AgCN से कराई तो बेटा नाइट्राइल बनेगा RX की रिएक्शन AgCN से कराओ RNC बनता है बेटा, तो यहां पे लग जाएगा CH2NC। तो क्या ऑप्शन हो गया जरा देख लो। पहले बना बेंजील क्लोराइड और फिर बेंजील आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फंसाता है बेटा, AgCN में NC बनता है यानी आइसोसाइनाइड बनता। फोर्थ विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हैं हम लोग। बेटा देखो ये दो कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखो इसके पास अल्फा H है, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी ये अल्फा हाइड्रोजन है, और डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई, डाइल्यूट NaOH। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो बेस से रिएक्शन कराए, तुमको क्या एल्डोल की याद नहीं आ रही है? आ रही है एल्डोल की याद? बताओ भाई, आ रही ना एल्डोल की याद? बताइए भैया, एल्डोल की याद आ रही ना? एल्डोल में प्रोडक्ट क्या बनता था देख लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट होता था। देखो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता,
बहुत आसानी से, तुम ज्यादा दिमाग ना भी लगा। अच्छा फर्स्ट नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनता था। एक्चुअली बनता तो एल्डोल था। एल्डोल का मतलब होता था अल्डिहाइड बनता था और अल्कोहल वाला कंपाउंड बनता था। जो कंपाउंड बनता था इनको हीट करने पे, जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों होते थे, उसको हीट करते थे, तब वाटर का एलिमिनेशन होता था और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता था। अब तुम लोग बताओ भैया 83rd का आंसर क्या होगा बच्चों? 83rd का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर 83rd नंबर क्वेश्चन? 83rd नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तुम लोग बताओ जरा। बेटा कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक थी। यहां से 2H निकाल दो और यहां से एक O निकाल दो, कंपाउंड को जोड़ दो। जब जोड़ोगे बेटा तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। 3rd वाला आंसर आएगा मुझे लगता है। 2H निकालो और एक O निकालो, 2H निकालो और एक O निकालो, वाटर का रिमूवल करा दो सीधे सीधे, 3rd वाला आंसर आ जाएगा। खत्म। ठीक, यहां से 2H निकाल दो, यहां से 2H निकाल दो और यहां से एक O निकाल दो इस वाले से, तो H2O निकल गया। ठीक, चलो मैकेनिज्म मैंने पूरी बताई नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है यार तुम्हें। 84 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। ई सेल बराबर, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता था, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q था बेटा। Q बेटा इक्विलिब्रियम पे Q और K बराबर हो जाते थे, तो लॉग ऑफ Zn+2 अपॉन Cu+2 रह जाता था। इसकी वैल्यू, K की वैल्यू निकालनी है बेटा। R मालूम तुम्हें, T दिया हुआ, कितना दिया हुआ 300, ई नॉट सेल दिया हुआ 2 वोल्ट। काइंडली बस यहाँ से लास्ट में एंटी लॉग लेना पड़ता है बेटा। यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो लॉग के बराबर लगभग 160 आएगा, तो K की वैल्यू E की पावर का अराउंड, E की पावर 160 के करीब आंसर होगा। और ऐसा आंसर बेटा देखो 4th दिया हुआ, माइनस 160 भी दिया हुआ है और आंसर होगा 4th। E की पावर 160 चाहिए ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 85 पर आओ भाई। 85 पर L1 मतलब लीगेंड 1 है जो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, लीगेंड 2 ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा, लीगेंड 3 रेड एब्जॉर्ब कर रहा। अगर लैम्डा का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा लैम्डा होता है 3rd वाले का, रेड वाले का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का। ये हुआ। अब ये लैम्डा का ऑर्डर हुआ बेटा, पर पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड याद रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता। तो बेटा जो लैम्डा का ऑर्डर है उसका उल्टा ऑर्डर होगा स्ट्रेंथ का। सबसे ज्यादा 2 की होगी, फिर 1 की, फिर 3 की। 2 की ज्यादा, फिर 1 की, फिर 3 की। ऐसा आंसर मुझे लगता है फर्स्ट हो गया। 86 बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल बताने थे इसमें। इस ऐसे केसेस से बेटा आपको याद रखना ही उचित होता है। हम लोगों ने कई बार आपको बताया, क्योंकि इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बना के नहीं देख सकते, और अगर आप बना के देख लें, सही भी कर लें, तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेटा ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें सभी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, M, A, B, C और D। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मोनोडेंटेट लिगेंड। बेटा यहाँ पर जो टोटल आइसोमर पॉसिबल होंगे बेटा वो 12 होंगे। ठीक, टोटल सारे तरीके के आइसोमर। तो अगर आपको ये पॉसिबिलिटी याद है पहले से तो बेटर रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए हम लोग। एल्कोहलिक KOH बेटा याद रखिएगा हमेशा जो एक्वस KOH होता, कहीं एक्वस KOH लिखा हो तो वो सब्स्टिट्यूशन कराता, एल्कोहलिक KOH जो हो वो एलिमिनेशन कराता। बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। दूसरा एक चीज है वो लिखी एक्सेस में लिखा, तो सारे के सारे Br निकल जाएंगे, सारे के सारे Br निकल जाएंगे। ये भी निकल जाएगा, ये वाला Br भी निकल जाएगा, ये वाला Br भी निकल जाएगा बेटा, सारे Br निकल जाएंगे, है ना। और सारे Br निकल जाएंगे और जहां से Br निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन पर बेटा, बगल वाले कार्बन से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा। अब तुम देख लो सारे Br निकलेंगे। ऐसा आंसर कौन सा? मुझे तो फर्स्ट ही आंसर दिख रहा है। ये फेनिल रिंग ऐसी रही और यहां से Br निकला, डबल बॉन्ड आया, यहां से Br निकला, डबल बॉन्ड आया। फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर 87।
88 वाले पर आ जाओ भाई। AB2 crystallizes in CCP structures. Coordination number of A and B are 88. बेटा देखो ये AB2 टाइप है, तो बेटा A CCP बना रहा, मतलब एक तरीके से FCC बना रहा। इसका नंबर 4 हो गया, तो बेटा एक A के लिए 2 भी हैं तो 4 के लिए 8। तो एक्चुअली इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन नंबर तुम देखोगे तो A वाले की 8 हो गई और B वाले की 4 हो जाएगी, तो 88 फोर्थ विल बी द आंसर। अरे क्या हो गया? फ्लक्स। फ्लक्स बेटा एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके की इंप्योरिटीज को रिमूव करने में काम आता। अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स लेते, बेसिक इंप्योरिटी तो एसिडिक फ्लक्स लेते, दोनों तरह की इंप्योरिटी। फोर्थ विल बी द आंसर। अरे बायो आ गई यार, 90 पे आओ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सारे एक्टिनाइड। बाकी सभी गलत हैं यार, बहुत इजी। 90 का फर्स्ट सही है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने आपके फुल लेंथ पेपर का डिस्कशन किया। दिस इज ऑल फॉर द डिस्कशन। घर पर ही रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। और बेटा मॉर्निंग में भी क्लासेस चल रही हैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की, सिंह सर भी क्लासेस ले रहे हैं, वो सभी क्लासेस जरूर अटेंड करते रहें। हम सब मिलकर अच्छे से इस स्थिति में मेहनत करें ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार सुनिश्चित हो। थैंक यू बच्चों।